नमस्कार, आप देख रहे हैं एशपो 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हो रहे नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि निगम चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो हथकंडे अपनाए हैं वे बेहद शर्मनाक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। शिमला नगर निगम के वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 30 में ईवीएम मशीन में भाजपा प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह के क्रम को बदला जाना कांग्रेस द्वारा दुरुपयोग की गई सरकारी मशीनरी का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कमल का फूल का निशान तीसरे स्थान पर अलॉट किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने इसे प्रकाशित भी तीसरे स्थान पर किया, लेकिन पोलिंग की मशीनें जब खुली तो तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर डाल दिया गया और कांग्रेस के उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में प्रभावित करने का षड्यंत्र किया गया है। जनता कांग्रेस को इसका जवाब जरूर देगी। मैंने व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन कमिश्नर से भी बात की है और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बात करने के पश्चात मैं उनके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे इलेक्शन कमीशन को भी सरकार ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, उनकी वर्किंग को, और जिस तरह से निष्पक्ष मतदान होना चाहिए उस मतदान को निष्पक्षता के साथ होने से बाधित किया है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शिमला का, छोटा शिमला का हमारा वार्ड नंबर 28, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वहां से प्रत्याशी संजीव चौहान हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन सिंबल अलॉट किया, उन्हें कहा कि आपका सिंबल नंबर 1 पर होगा और कांग्रेस को नंबर 3 पर दिया। लेकिन आज भी अगर इलेक्शन कमीशन की साइट पर नजर मारें तो उसी तरह से है। लेकिन जब ईवीएम वहां पर रखी गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का संजीव चौहान का नंबर 1 की बजाय उसका नंबर 2 कर दिया गया, दूसरे नंबर पर चुनाव चिन्ह कर दिया गया और कांग्रेस का जो तीसरे नंबर पर था उसको नंबर 1 पर कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती है। और यही बात समाप्त नहीं हुई। एक अगला वार्ड है, वार्ड नंबर 30 कंगनाधार, और कंगनाधार में भारतीय जनता पार्टी की हमारी कैंडिडेट रेणु चौहान थी। और जिस दिन विड्रॉल वाले दिन सिंबल अलॉट होते हैं तो उस दिन उनको सिंबल अलॉट किया कि नंबर 3 पर आपका सिंबल आएगा। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि कल देर रात तक शराब की दुकानें खोले रखना और गुंडागर्दी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई है कि चुनाव आयोग को सरकार ने प्रभावित किया है और निष्पक्ष मतदान को बाधित किया गया है। शिमला नगर निगम के चुनाव को कांग्रेस सरकार पूरी तरह से प्रभावित करने की पहले दिन से कोशिश कर रही है। चाहे रोस्टर की बात है, चाहे वो नए सिरे मतदाताओं का यहां पर बनाने की बात है गलत तरीके से, ये सारी बातें हम एक बार में अनेकों बार मीडिया के समक्ष कर चुके हैं। लेकिन अब तो पिछले कुछ दिनों से और भी चीजें इस प्रकार से गुंडागर्दी करना, कल रात को कुछ जगह शराब की दुकानें देर रात तक खोले रखना, और आज भी हम अनेक जगह से पोलिंग बूथ स्तर पर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग सारी चुनाव की प्रक्रिया को गुंडागर्दी के साथ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला उदाहरण हमारे सामने आज प्रस्तुत हुआ है और उसने इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। शिमला नगर निगम
चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह के समय बारिश के बावजूद लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। शिमला शहर के 93,920 मतदाता 102 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। मतदान शाम 4 बजे तक हुआ। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। चुनाव से पहले सभी जीत का दावा कर रहे हैं। शहर की जनता ही तय करेंगी कि किसको नगर निगम की कमान सौंपी जानी है। वहीं सुबह से बारिश भी शुरू हुई है, बावजूद इसके लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। शिमला शहर के 93,920 मतदाता 102 प्रत्याशियों को राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। हम सरकार जो हमारा विकास करे, स्थानीय लोगों का रास्ते बढ़ाए, रेलवे लगाए और जो भी हमारा जो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिली है वो उनका काम करने के लिए जो बंदा हो उसको वोट देना चाहिए। आपके वार्ड में किस तरह की और जो है समस्या है कि वो समाधान होना चाहिए? हमारे वार्ड का समस्या मैक्सिमम तो पिछली कारपोरेशन ने कर दी है, बाकी जो बाकी अधूरे काम है पूरा करने के लिए हम अपने जो क्षेत्र का हमारा उम्मीदवार है उसको वोट दें। जी वासुदेव, आज जो नगर निगम के चुनाव है इसमें जो है हम उसी उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं जो हमारे जो है यहाँ का स्थानीय जो इलाके हैं उनका विकास करे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी की समस्या हो या सीवरेज की समस्या हो या कोई सड़क की समस्या हो उसका जो है, और साथ में जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये हो जाती है कि अवैध जो निर्माण हो जाता है उसके ऊपर कोई भी जो है पार्टी संज्ञान नहीं लेती है, पार्षद संज्ञान नहीं लेता, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और देखा जाए। और जो अवैध जो धारे जो विकास जो काम हो रहा है वहाँ पर बिजली पानी एकदम लग जाता है। जो जिनके अपने नक्शे पास है या जो आगे अपनी जिनके मकान है उनके लिए जो है बहुत सी सारी ये जो है अपनी वो रखते हैं कि ये चाहिए कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है जो, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि जिनकी अपनी मिल्कियत है, अपनी जो जगहें हैं वो उनके लिए जो है ज़्यादा नियम नहीं होने चाहिए। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी भराड़ी वार्ड के कल्स्टन में अपना वोट देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिमाचल से कांग्रेस की शुरुआत हुई है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। मतदान करने के लिए आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनकी जन्मभूमि है और हर बार चुनाव में मतदान करने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और अब शिमला नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में शिमला के लोग काफी समझदार है। नगर निगम में अधिकतर कांग्रेस के ही महापौर और उप महापौर रहे। इस बार भी कांग्रेस नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के द्वारा दिए गए वादों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरा कर रही है और नगर निगम के चुनाव को लेकर जो भी शहर की जनता के साथ वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। शिमला शहर में पार्किंग, पार्क, स्वास्थ्य सेवाओं और पानी की समस्याओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। आनंद शर्मा ने शिमला नगर निगम चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। मेरी जन्मभूमि भी है, गर्म भूमि भी है। मैं हर बार मतदान में शामिल होता हूँ। एक महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई है और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस के लिए रहेगा। शिमला के विकास की चुनौतियां हैं और कुछ लक्ष्य भी हैं कांग्रेस के पास। आने वाले 5 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार है। मतदाता समझदार हैं, वो पहले भी अधिकांश समय कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस की कॉर्पोरेशन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ की सरकार इस कम समय के अंदर प्रयास करके और अपने वायदों को पूरा कर रही है। केवल 4 महीने हुए हैं पर बहुत जो वायदे किए गए थे वो पूरे भी हुए हैं। इसीलिए हम ये आश्वस्त हैं कि यहाँ कांग्रेस की ही कॉर्पोरेशन, कांग्रेस की विजय होगी। वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर आनंद शर्मा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि हिमाचल से कांग्रेस की शुरुआत हुई और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो 2 करोड़ रोजगार देने और 15 लाख खाते में आने के वादे किए थे उनका क्या हुआ। अब कर्नाटक के साथ साथ देश के लोग भी इनकी हकीकत जान चुके हैं और लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं।
BJP should first answer what happened to the promises of 2014 and 19. Where are the 2 crore jobs per year? Where did people get 15 lakh rupees? Which promise is the one which BJP has fulfilled nationally? When it comes to Karnataka, is known as a 40% commission government. Congress will definitely win and BJP will be routed in Karnataka, I can tell you definitely. Himachal was the beginning. शंखनाद देव भूमि से हुआ है, अब कर्नाटका में भी गूंजेगा। हेमंत बिश्वा शर्मा कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या मैं दूसरों के बयान पे नहीं कहता, संविधान को जानता हूँ, पढ़ता हूँ। चुनाव के समय इनको कोई खासी याद आती है और चुनाव के बाद हर चीज को भूल जाते हैं। धन्यवाद। बीजेपी चीफ सेज कांग्रेस इज गोइंग थ्रू मेंटल बैंकरप्सी एंड दे यार मैं अब क्या कहूँ, उनके विचार उनको मुबारक। सर आप सीजन खासकर जो लैंग्वेज व्हिच इज बीइंग यूज्ड प्रचार पर जोर अनुराग ठाकुर आए और भी सीनियर लीडर्स जो है वो प्रचार के लिए एमपी चुनाव में लगे हैं, उसको कैसे देखते हैं पॉलिटिकली? उनको मालूम है कि पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है हिमाचल में, आ रहे हैं हम अच्छी तरह से। अब यही कॉरपोरेशन में प्रचार करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, अधिकार है हर किसी का, हर राजनीतिक दल का प्रचार करने का, हर राजनेता का। बाकी नतीजों पे होगा, हमारी पूरी उम्मीद है हम जीतेंगे। जिला किन्नौर के कल्पा खंड के पुरबनी गांव के वार्ड नंबर 3 और 4 के 2 वार्ड सदस्यों ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। इस बाबत गांव में एक बार फिर से ग्रामीणों को लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिला है। चुनाव में सभी ग्रामीण तैयार होकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। किन्नौर जिला के कल्पा खंड के पुरबनी गांव में इन दिनों बागवान और किसान खेतों के कार्यों में बहुत ही व्यस्त हैं। वार्ड सदस्यों के चुनाव में मतदान केंद्रों तक पहुंचने में समय लग रहा है और अब तक 50% के आसपास मतदान हुआ है। मतदाताओं में मतदान करते हुए खुशी भी देखी जा सकती है। इन वार्ड सदस्यों के चुनाव में जिला परिषद सदस्य हितेश नेगी और गांव के ग्रामीण जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, उन्होंने अन्य ग्रामीणों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी की। वार्ड सदस्यों के चुनाव में पुलिस, होमगार्ड के जवानों समेत जिला के विभिन्न स्कूलों के अध्यापक और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मतदान करने यहाँ पे आया हूँ और ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे तीसरे वार्ड से वोट देने आया हूँ और ग्रामीण वार्ड वालों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या में आकर अपनी कीमती वोट का प्रयोग करें। अभी इस बार 2 और 3 और 4 वार्ड का इलेक्शन हो रहा है। जो पीछे 2 मेंबरों ने रिज़ाइन किया था उस वजह से ये रित हुआ। तो मैं सभी ग्रामीणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब घर से बाहर निकल के आप अपना वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, ये बहुत बड़ा पर्व के तौर पे हम इसको मनाते हैं। तो मैं सभी ग्रामीणों से एक बार दोबारा आग्रह करता हूँ। मैं खुद जिला परिषद हूँ, तो मैं खुद आके मैंने यहाँ अपना वोट कास्ट किया है। मैं ग्रामीणों से भी आग्रह करता हूँ कि आके वोट कास्ट करें। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की बदहाल हालत का वीडियो आए दिन किसी न किसी कारण से सोशल मीडिया पर वायरल होता ही रहता है। ऐसा ही एक मामला नालागढ़ डिपो की बस का भी सामने आया है, जिसमें वायरल वीडियो में नालागढ़ डिपो की बस की छत से पानी टपक रहा है। नालागढ़ डिपो की बस, जिसका रूट नालागढ़ बघेरी से चंडीगढ़ का है, आज सुबह जैसे ही बारिश होने लगी तो निगम की बस की पिछली सीटों पर छत से बारिश का पानी टपकने लगा। इससे यात्रियों को सीट पर बैठने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बस में टपक रहे पानी का एक यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नालागढ़ से चंडीगढ़ जा रही बस मंगलवार को सुबह जब बघेरी से सवारियां उठाने पहुंची तो बारिश हो रही थी, जिसके चलते बस की पिछली सीटों पर पानी टपक रहा था। बस सवार यात्रियों का कहना था कि लंबी दूरी के लिए सही बसें भेजी जाए, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना न करना पड़े। वहीं एचआरटीसी बस की एक और वीडियो भी सामने आई है, जिसमें सुबह के समय लोगों को जान जोखिम में डालकर बस में सवार होना पड़ रहा है। वीडियो में एचआरटीसी बस में लोग
दरवाजों पर लटक कर बस में सवार होने को मजबूर है। यह वीडियो भी नालागढ़ क्षेत्र के धभोटा गांव का बताया जा रहा है। उधर एचआरटीसी नालागढ़ डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक हरपाल सिंह ने कहा कि उनके ध्यान में यह वीडियो आया है और इस बस के बारे में जानकारी ली गई, जिसमें यह पता चला कि यह बस काफी पुरानी है और इससे पहले भी उनके समक्ष इस प्रकार की दिक्कत सामने आई थी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर इन गाड़ियों की नीलामी की जा रही है और यह गाड़ी भी नीलाम होनी है। इसकी छत लीक हो रही है, जिसमें काफी खर्च आना है और ये बस कंडम कर दी जाएगी, इसलिए रिपेयर नहीं करवाई गई है। साथ ही ओवरलोडिंग के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह समस्या सुबह के समय आ रही है, जिस समय लोग अपने कार्यस्थान के लिए निकल रहे हैं, उस समय यह समस्या सामने आ रही है। जल्द ही ऊना और रोपड़ के कुछ रूटों के लिए नई बसें लगा दी जाएगी। हाँ, ये मैंने भी, मेरे ध्यान में भी आया है। मैंने अभी जब वीडियो देखा तो मुख्यमंत्री को बुलाया था कि ये गाड़ी क्या बात है, इसकी छत क्यों लीक हो रही है। तब जब ये गाड़ी का नंबर देखा गया तो गाड़ी काफ़ी पुरानी है और इससे पहले भी ध्यान में आया था कि गाड़ी के छत लीक हो रहा है। लेकिन जैसे ही अभी 1 महीने के अंदर हमारी गाड़ियों की नीलामी की जा रही है, उसमें ये गाड़ी नीलाम होनी है, इसलिए इस गाड़ी का छत रिपेयर नहीं करवाया, क्योंकि छत रिपेयर करने पर काफ़ी खर्चा होगा, लगभग 50-60 हज़ार रुपये खर्चा होगा और ये गाड़ी कुछ ही दिनों में खड़ी कर दी जाएगी और इसको कंडम किया जा रहा है। ओवरलोडिंग, हाँ, ये भी देखा गया कि सुबह जो बसें ड्यूटी टाइम में आती है और स्कूल टाइम में आती है, उसमें 1-2 बस में ओवरलोडिंग है। दिन में तो ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं है, लेकिन 1-2 बस जो सुबह सुबह आती है ऊना से या कीर्तपुर शहर से, उसमें ओवरलोडिंग है। जल्दी ही इसमें कोई एडिशनल बस लोकल लगाई जाएगी ताकि ओवरलोडिंग को कम किया जाए। जी, ये सिर्फ सुबह के टाइम ही जो अर्ली बसें ड्यूटी टाइम या स्कूल टाइम में आती है, 1-2 बस रोपड़ से भी ओवरलोडिंग होती है, लेकिन रोपड़ में तो ज्वाइंट टाइम टेबल होता है, क्योंकि पीआरटीसी की हरियाणा की सीटों की बसें चलती है, उसमें तो अलग बात है। लेकिन जो बाटगढ़ में धभोटा में ओवरलोडिंग है, इसके लिए हम जल्दी एक लोकल बस लगाएंगे ताकि ये लोग। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।